हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विजय कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग जेक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस का सेट 3 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि आपतन कोण किसका मान 60 डिग्री दिया हुआ तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण जो होता है बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन जो है 60 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलती है, तो वह बिंदु का नाम बताना है। जैसे ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर अगर मान लो कोई उसके समांतर में आती है, यहाँ टकरा के वापस जाती है, तो वह कहाँ, इस टकराने वाला बिंदु का पूछ रहे हो, बिंदु को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फोकस कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन था, एफ बराबर क्या था, r/2। तो जहाँ पर r दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे अब कि अवतल दर्पण के सामने किसी बिंदु को कहाँ पर रखा जाए कि जो जिससे उसके क्या होता है, आकार समान होना चाहिए और साथ ही उल्टा प्रतिबिंब होना चाहिए बनेगा। ठीक है, तो उसका जो हो जाएगा कहाँ पर रखेगा, तो वह रखना पड़ेगा आपको वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र, मतलब सी पर अगर रहेगा तो उसका क्या होगा, और सी नंबर पर भी है तो 4 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब देख लिए, 5 देखते हैं। अब इसमें बोलता है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अवतल दर्पण का बोल रहा है। तो गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल का करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। तो हेडलाइट मतलब आगे साइड। ठीक है, तो हो जाएगा 5 का बी हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब इसमें बोलता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना कहलाता है। अपना जो मुख्य पथ है उससे विचलित होता है, मतलब अलग इधर उधर भटक जाता है, तो वह उसका घटना क्या होगा, उसका कौन सा घटना होगा। ठीक है, तो हम लोग देते हैं प्रकाश का परावर्तन में, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो उसका हो जाएगा आंसर प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जाने लगती है, जाने पर अपने मुख्य पथ से अगर विचलित हो जाता है तो वह घटना कौन सा घटना कहलाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण। तो इसका जो राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है वहाँ पर। ठीक है, जिसके कारण से पथ विचलित हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, किस पदार्थ में। ठीक है, कौन सा जो पदार्थ है उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या था। पहला है बर्फ, ये गलत हो जाएगा। केरोसिन गलत, हीरा गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा वायु में सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका जो सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किस जगह पर रखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, सीधा आवर्धित बनता है। ठीक है,
उसका हो जाएगा ऑप्शन फोकस गलत हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, और फोकस के बीच में अगर रखते हैं तब क्या होता है, उसका आवर्धक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सीधा आवर्धक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होता है, डायोप्टर में होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, 9 का सी हो जाएगा। अब 10 में बोलता है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है, ठीक है, जिससे वह 3 गुना प्रतिबिंब बड़ा क्या होता है, उस लेंस द्वारा उत्पन्न वर्धक क्या होगा, बन जाता है। तो उस लेंस जो है, लेंस का उत्पन्न होता है और उसको आवर्धक में क्या बोलेंगे, उसका आवर्धक क्या होगा। ठीक है, तो उसका आवर्धक हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, 10 का हो जाएगा बी, वही उसका आवर्धक होता है, जितना गुना बनता है वही क्या कहलाता है, उसका आवर्धन कहलाता है। ठीक है, आवर्धन। अब हम लोग 11 में देखते हैं, बोल रहा है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किस भाग में, तो होता है ऑप्शन नंबर ए दृष्टि पटल। क्या होता है, दृष्टि पटल में प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है, 11th। अब 12th में देखते हैं, 12 नंबर में, 12 नंबर बोल रहा है कि बी। अब 12 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित तो फिर निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष है ना, सामने वाला देखने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम लोग किस लेंस लगाएंगे कि उसका जो होगा दोष वह दूर हो जाएगा। तो उसका होता है उत्तल, जो दूर के फोकस से, अगर दूर दृष्टि दूर है तो क्या करेंगे, उत्तल लेंस का जरूरत पड़ेगा। अवतल लेंस जो सामने अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका क्या लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 12 का बी, क्या हो जाएगा बी आंसर, सही आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर में देखते हैं। अब इसमें बोलता है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। अगर कोई आदमी सामान्य तौर पर हम लोग बात करें तो उसका दूर मतलब कितना दूर तक देख सकता है, तो 20 सेंटीमीटर ये गलत है, 25 सेंटीमीटर ये तो बहुत सामने है, 100 सेंटीमीटर ये तो सभी क्या करता है, ये तो देख सकता है कि नहीं, हो जाएगा वह अनंत। आदमी 1000, 10,000, 2000, 5000 जिसका जैसा आँख ठीक रहेगा उतना दूर तक क्या करेगा, वह देख सकता है। तो उसका हो जाएगा 13 का डी ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 14 में देखते हैं, बोला कि दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है। कौन सा जो प्रक्रम होता है, जैव प्रक्रम, उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है कि ये है श्वसन, दूसरा है पाचन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है संवहन। तो हो जाएगा उसका, जैसे हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो क्या उससे हमको ऊर्जा मिलती है, इसीलिए हो जाएगा 14 का ए श्वसन, क्या हो जाएगा श्वसन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 15 में क्या बोलता है कि चिप्स के पैकेट में अकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। ठीक है, जैसे कोई चिप्स हो गया, उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ खाने वाला रहता है तो वो जैसे कि एकदम ताज़ा ताज़ा जैसा रहता है, तो उसमें कोई गैस डाल रहता है। ठीक है, उस गैस डालने के कारण क्या होता है, वह उसमें किसी भी तरह का गंध वगैरह नहीं आता है, ना लगता है गंदी। ठीक है, तो कौन सा उसमें गैस डाला जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सेट 1 में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नाइट्रोजन। अब 16 में देखते हैं कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर जंग लगना, किसी भी चीज़ में अगर वस्तु में जंग लग जा रहा है पदार्थ में, ठीक है, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है। तो 16 का हो जाएगा, वह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसा पढ़े हुए हैं। अब 17 में बोल रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। मतलब उपचयन कहने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा पदार्थ में हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन है, दोनों मिल अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, जिंक में जो ऑक्सीजन था वह इसमें घट गया, ये हो गया क्या, अपचयन हो गया। लेकिन यहाँ पर कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, कार्बन। अब यहाँ पर 18 में देखते हैं कि दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सा
समीकरण संतुलित है। क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो इसमें पहला में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, AgNO3, यहाँ पर Ag एक है, Ag यहाँ पर एक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1। ठीक है, अब वहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3। ठीक है, सोडियम 1, सोडियम 1, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, और सॉरी क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। ठीक है, तो हमको तो लग रहा है ऑप्शन ये बैलेंस मिल गया, तो 18 का क्या हो जाएगा? ए सही आंसर। इसमें बोलता है कि लोह चूर्ण एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगर लोह चूर्ण पर अगर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो उसमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें देखने को मिलेगा, पहला क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस आयरन क्लोराइड बनता है, गलत है। कोई भी क्रिया नहीं होता है, गलत है। आयरन लवण और लवण एवं जल बनाता है, ये भी क्या है, गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 का सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और आयरन क्लोराइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 20 में। 20 में क्या होता है कि दिए गए पदार्थ कौन रंगीय सूचक तरह व्यवहार करता है। रंगीय सूचक मतलब क्या हो गया कि जब उसको हम लोग अम्लीय और क्षारीय में जब उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उसका रंग परिवर्तन होता है। क्या होता है? रंग परिवर्तन होता है। तो ऐसा कौन सा सूचक है? तो पहला में लौंग गलत है, लिटमस सही हो जाएगा, वनीला ये सब भी क्या है, गलत हो जाएगा। ये क्या है, लिटमस पत्र को हम लोग डालते हैं जैसे अम्ल को चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, नीला पदार्थ को लाल में कन्वर्ट कर देता है, तो वो जाता है, हम लोग समझ लेंगे कि वह क्या है, अम्ल है। तो उसका क्या होगा, कलर में परिवर्तन हो गया, तो रंगीय सूचक बतला रहा है रंग के आधार पर, तो इसीलिए हो जाएगा बी। 20 का बी लिटमस। अब किस में देखते हैं कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। अगर हड्डियां को जोड़ना है तो हम लोग जैसे पैर डैमेज हो जाता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, वहाँ पर पैर को सही करने के लिए, तो क्या करता है, उसको प्लास्टर कर देता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो हो जाएगा 21 का सी, CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CaSO4 × ½ का बैंडेज कर देता है, मतलब प्लास्टर कर देता है, और पूरा क्या होता है, मजबूत हो जाता है, फिर से जुड़ जाता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर इसी का प्रयोग करता है। तो जाके इसका हो जाएगा सी। और 22 के क्या बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, देखो बताते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी आ गया है, तो उसका सूत्र भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा CaSO4 × ½ इसके 22 का भी हो जाएगा सी। अब 23 में देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि दिए गए एक समीकरण है, कौन सी विक्रिया हो गई, विक्रिया का नाम बताना है। इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिल के, दोनों मिल के क्या कर रहा है, H2O जल का निर्माण कर रहा है। तो जब इसमें मिल रहा है तो क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन। तो इसका हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर, तो इसका ए हो जाएगा। अच्छा देखते हैं 24 क्या है। अब बोला कि खट्टे फल, अगर हम लोग खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड का बात करेंगे। खट्टा अगर हम तो क्या बोलते हैं, खट्टा ही लगता है, तो जो फल खट्टा खाने में लगता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक गलत है, उसके में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर, सिट्रिक अम्ल। अब 25 में देते हैं, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए क्या करता है, कवच से अभिक्रिया करता है। कोई विलियन में अगर हम लोग पीसा हुआ अंडा को पीस देते हैं, उसमें अभिक्रिया कराते हैं, तो एक गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक गैस उत्पन्न होता है जो क्या करता है, पानी के, जो चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया करता है। क्या करता है, दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगा, तो इस विलियन में क्या होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, जो उसको हम लोग क्या करते हैं, अंडे को पिसे हुए अंडे में अभिक्रिया कराते हैं, तो वह इस प्रकार का दूधिया कर देता है, मतलब चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, अब 26 में देखते हैं कि कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उसका pH मान संभावित क्या होगा, संभवत क्या होगा। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, यम्ल करता है। कौन करता है, यम्ल करता है, यम्ल, ठीक है। तो उसका पीएच मान क्या होता है, लेस देन 7, 7 से कम होता है, ठीक है। तो 7 से 1 यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है कि वह बी है, ठीक है, और सॉरी सी है। तो सी में क्या है, 2, वही हो जाएगा सही आंसर 26 का सी। अब हम लेते हैं 27 में। 27 में क्या होता है, बोला कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है। तो अमीबा कौन सा अंग से क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा किधर है, 27 का आंसर होगा डी, खाद्य रिक्तिका द्वारा। खाद्य रिक्तिका द्वारा क्या करता है, भोजन का पाचन करता है, ठीक है। खाना किस अंग से खा मतलब उसका अपना खाना ग्रहण करता है, तो हो जाएगा कुटपाद द्वारा। क्या हो जाएगा, कुटपाद। 27 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अब 28 में देखते हैं कि पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ठीक है, पेप्सिन। क्या हो जाएगा, पेप्सिन जो है वो क्या करता है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में जो भी क्या काम होता है, जो भी कार्य करता है अमाशय में प्रोटीन का पचाने में, तो वह कौन करता है, पेप्सिन करता है। क्या करता है, पेप्सिन। तो हो जाएगा 28 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 29 में कि निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। किस प्राणी में, ठीक है, समभोजी पोषण होता है। तो हम लोग इसके पढ़े थे कि अमीबा किस तरह का मतलब पोषण करता है, आहार लेता है, ठीक है। तो ये अमीबा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमीबा ये क्या है, प्राणी समभोजी पोषण है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले, ठीक है। अब देखते हैं 31 में 31 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम क्या करता है, क्षारीय करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, ठीक है। तो वो जगह पीत। क्या हो जाएगा, पीत। हम लोग यहाँ जो पीत है वो पीत क्यों करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, एसिड को बेस में कन्वर्ट करता है, मतलब अम्ल को क्षार में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर, डी क्षारीय करता है, पीत। 32 में बोलता है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र जो किया जाता है उसका इकाई क्या है। तो 32 का हो जाएगा वृक्काणु। क्या हो जाएगा, वृक्काणु या राइट आंसर, ठीक है। 32 का सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 33 में। 33 क्या बोलता है, अब इसमें बोलता है कि निम्नलिखित में कोई कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है वो पूछा है, होता है उसको नहीं पूछ रहा है, नहीं होता है वो पूछता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जल के अवशोषण में जड़ पत्तियों के द्वारा क्या करता है तथा खनिज लवण के संबंध में पूरी मुख को गति करता है। ये तो सही होता करता है, ये काम करता है, ठीक है। इसको नहीं कुछ लिखना है, ये करता है काम। अब दूसरा देते हैं यह पौधों में ताप का नियम बनाए रखता है, यह भी काम करता है। या जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल देता है, ये भी सही है। अब क्या करता है, तो ऑप्शन डी ही एक बचा हुआ, वो ही नहीं हो सकता है। यह भोजन का संवहन करता है, मतलब ये भोजन का संवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। क्या करता है, फ्लोएम का इसका काम करता है, भोजन का काम। तो ये बोल दिया है कि यहाँ पर किसको बोल दिया है, वाष्पोत्सर्जन का काम है, तो वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का डी। अब देखते हैं 34 में क्या है। 34 में है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगीय पौधा है, मतलब एक लिंग वाला, ठीक है। तो याम नहीं, पपीता, सरसों, और दूसरा क्या है, गुड़हल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा बी। 34 का क्या हो जाएगा, बी जो राइट आंसर पपीता, ठीक है। पपीता क्या है, एक लिंगीय पौधा है। 35 में देखते हैं। अब एक आकृति दिया है, उसमें बोला कि यह किस तरह का जनन को दर्शा रहा है। तो यह किस तरह का जनन को दर्शाता है, तो यह दिखा रहा है मुकुलन का। क्या दिखा रहा है, मुकुल है, यहाँ पर देखो मुकुल है, यहाँ पर तो मुकुलन का क्या कहलाएगा, 35 का हो जाएगा बी, मुकुलन, ठीक है। 36 में देखते हैं। अब 36 में क्या बोलता है
कि बोलता है कि लड़कों में यौनारंभ या यौनावस्था होता है कि लक्षणों को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। तो उस समय क्या करता है, एक हार्मोन रहता है, वो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये राइट आंसर, वही कंट्रोल करता है। 36 का हो जाएगा ए। 37 बोलता है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, जनन तंत्र का, ठीक है। तो जनन तंत्र में क्या है, एक मूत्रवाहिनी गलत है, ये भी गलत है। गर्भाशय राइट आंसर। 37 का हो जाएगा सी। 38 में देखते हैं, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है स्रोत, ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। वो कौन सा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा बहुतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, बहुतापीय ऊर्जा, ठीक है। वो है क्या होता है, सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। 38 का ए नंबर ऑप्शन। अब 39 में देखते हैं कि वह किस तरह का क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब वह उसे क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग में ला सकते हैं। कभी खत्म नहीं होगा, फिर खत्म होगा, फिर उसको उपयोग में लाएंगे, फिर खत्म होगा, फिर उसको उपयोग में लाएंगे, उसी को होता है नवीकरणीय। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, कोयला नहीं होगा, CNG भी नहीं होगा, पेट्रोल भी सभी सब खत्म होना चाहिए कि खत्म हो जाए, एक बार नहीं एक बार तो खत्म होना ही है। तो डी हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। जब तक धरती चांद सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा मिलते रहेगा। 39 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा डी। 40 निम्नलिखित में से कौन क्या है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा स्रोत का क्या है, उदाहरण नहीं है। तो पहला क्या है, लकड़ी गलत, गोबर गैस गलत, कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा, ये राइट आंसर। 40 का हो जाएगा सी। 40 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नाभिकीय ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है, हाँ, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। जो हम लोग ये क्या है, जैव स्रोत नहीं है, वो पूछ रहा है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत उसका नहीं है। ये सभी क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का, सॉरी मतलब ये सब क्या जैव ऊर्जा है, क्या जैव ऊर्जा, ठीक है। तो इसी तरह से 40 का 40 कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ो इसको और रिवीजन करो ताकि मार्क्स में बढ़ोतरी हो।